तो वेलकम टू माय चैनल PR नॉलेज रिसर्च सेंटर और इसमें आपका स्वागत है। और मैं पढ़ा रही थी एनसीईआरटी क्लास 9 का। तो मैं एनसीईआरटी के साथ आपको टेस्ट करवा रही हूँ। टेस्ट में आपको यूपीएससी का मिलेगा, आरओ का मिलेगा और बीपीएससी का मिलेगा। तो ये टेस्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ये जो है देखिए जाके। और ये है चैप्टर 5 और इसके पहले 1 2 3 4 चैप्टर हमने करवा रखे हैं। तो पहले चैप्टर में हमने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी थी, दूसरे में यूरोप में समाजवाद वगैरह किस तरह था वो पढ़ा था, तीसरे में हमने हिटलर का पढ़ा था। उसके बाद इसके पहले उपनिवेशवाद वगैरह सब कुछ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक विश्व में चारवाहे। ये 5वां लेसन है और ये लास्ट लेसन है। ओके, ठीक है। ओके, तो ये है, तो इसको आज हम करेंगे, ठीक है। और तो आधुनिक विश्व में चारवाहों के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल एनालिसिस होगा यूपीएससी के लिए और अदर पीसीएस के जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। और साथ में ही क्लास जो 9 में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। और इसमें मैं बताऊंगी यूपीएससी में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो उसको पूरा डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ाऊंगी। और कहीं भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है या आप एक्स्ट्रा कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा जहाँ पर जाकर आप अपने क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भारत एवं समकालीन विश्व है ये क्लास 9 का चैप्टर 5। अब स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो ये है आधुनिक विश्व में चार वाहे। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस लेसन को हम। तो ये पिक्चर दिख रहा है आपको। तो पूर्वी गढ़वाल की बुग्याल में चरती भेड़े के चित्र है। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से भी ऊंचाई पर स्थित विशाल प्राकृतिक चारागाह है। जाड़ों में ये बर्फ से ढके रहते हैं और अप्रैल के बाद हरे भरे हो जाते हैं। इस समय पहाड़ियों की तलहटी तरह तरह की घास, जड़ों जड़ों और जड़ी बूटियों से भरा रहता है। मानसून तक इन चारागाहों में घनी हरियाली छा जाती है और चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। तो ये घास चरते हैं। इस अध्याय में आप घुमंतु चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। तो अच्छा, आपको याद है झूम कृषि क्या होता है? अगर आपको याद है तो आप बताइएगा, ठीक है। इसके पहले चैप्टर में बताए गए हैं। घुमंतु ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह पर टिकते नहीं है, बल्कि रोजी रोटी की जुगाड़ में एक स्थान दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में यह घुमंतु चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। तो घुमंतु क्या होते हैं? यहाँ पर रहेंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे दूसरे स्थान पे, दूसरे तीसरे, ऐसे तरह से अपने खान पान के लिए, भेड़ चराने के लिए घूमते रहते हैं। तो चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ या झुंड होता है, तो किसी के पास ऊँट या मवेशी होते हैं। क्या उन्हें देखकर आपने कभी सोचा है होगा कि वे कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि वो कैसे रहते हैं? आमदनी के साधन क्या है? उनका अतीत क्या था? चारवाहों के इतिहास की पुस्तक में बिरले ही जगह मिल पाती है, मतलब इतना कोई नहीं बताता। जब भी आप शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं तो फिर वह इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र के सिर्फ कृषि और उद्योगों में के बारे में पढ़ा जाता है। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन चारवाहों के बारे में पढ़ने लिखने में कुछ ज्यादा नहीं मिलता है। तो इसलिए आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे चारवाहों के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे घुमंतु चारवाहों, उनकी आवाजाही क्या होती है। तो पहाड़ों में कैसे होता है, पहले हम पढ़ेंगे पहाड़ों के बारे में। तो जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। ये देखिए पॉइंट मिल गया ना। गुज्जर बकरवाल जो समुदाय के लोग होते हैं जम्मू कश्मीर में, क्या रखते हैं? भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़े। ये समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया यहीं के होकर रह गए, यहीं बस गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती तो वे शिवालिका की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते। जाड़ों में निचले इलाकों में मिलने वाली सूखी झाड़ियों ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती थी। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते गर्मियों के चारागाहों के लिए। इस सफर में कई बार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते थे। और जैसे ही गर्मियां शुरू होती थी जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घासों से मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाता था। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगे, ठीक है। और फिर क्या हुआ? बकरवाल अभी याद है ना, जम्मू कश्मीर में जो घुमंतु जाती है, ठीक है।
गर्मियों में चारागाहों के लिए इस सफर में कई परिवार काफिला बनाकर साथ-साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुँचते थे। चलिए अब आप बताएँगे हमें पीर पंजाल कहाँ पे है? जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती थी, बर्फ की ढकी मोटी चादर पिघलने लगती, चारों तरफ हरियाली छा जाती। तो निचली पहाड़ियों पर चढ़ लेते। तो ठीक है। तो जब बर्फबारी होती थी तो क्या करते थे, इन दिनों में उगने वाली तरह-तरह की घास में मवेशियों का पेट भर जाता था, उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते थे। इस बार वे वापस अब जाड़ों वाले ठिकाने पर नीचे की तरफ चले आते थे। मतलब वो जहाँ जाते थे मौसम के अनुकूल अपना स्थान परिवर्तित कर देते थे। तो 1850 के दशक में जीसी बांस ने कांगड़ा के गुज्जरों का वर्णन इस प्रकार किया। पहाड़ियों में रहने वाले गुज्जर शुद्ध चारवाहा कबीले के लोग हैं। वे लगभग ना के बराबर खेती करते हैं। गद्दियों के पास भेड़ बकरियां होती हैं तो गुज्जर गाय भैंस पालते हैं। ये लोग जंगलों के किनारे रहते हैं और दूध घी मवेशियों से मिलने वाली दूसरी चीज बेचकर अपना पेट पालते हैं। घर के मर्द मवेशियों को चराने ले जाते हैं और कई बार हफ्तों तक घर नहीं लौटते। इस बीच वे जंगल में अपने रेवड़ के साथ ही रहते हैं। औरतें सिर पर टोकरियां और कंधे पर हडिया लटका कर रोज बाजार चली जाती हैं। उनकी हड्डियों में दूध, मक्खन और मतलब हंडियाँ जो रहती हैं, दूध, मक्खन, घी आदि होता है। वे सिर्फ इतनी ही चीजें बाजार में ले जा पाती हैं, जितनी घर चलाने के लिए काफी हो। गर्मियों में गुज्जर अपने लेवड़ों को लेकर प्रायः ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं, जहां उनकी भैंसों को न केवल बहुत सारी हरी भरी बरसाती घास मिल जाती है और शीतोष्ण न ठंडा हो न गर्म हो, मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं, बल्कि उन जहरीली मक्खियों से भी छुटकारा मिल जाता है जो मैदान में उनका जीना मुहाल कर देती हैं। तो तब आपने देखा हो ना भैंस, गाय, बकरी चराने वाले लोगों को, तो ऐसे ही चरवाहे थे। पास के पहाड़ में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के इन समुदाय को गद्दी कहते हैं। तो अभी आपने पढ़ा जम्मू कश्मीर के चरवाहों क्या कहते हैं और हिमाचल प्रदेश के, बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। ये अभी तो दिखा भी है लेकिन याद रहेगा कि नहीं ये बाद में पूछूंगी मैं। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। वे भी शिवालिका की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते थे और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते थे। जब बर्फ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उनमें से बहुत सारी पहाड़ों में स्थित घास के मैदान में जा पहुंचते थे। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते थे। वापसी में वे लाहौल, ये चित्र देखिए आप, ये चारवाहे का ही चित्र है। ये देखिए गाय भैंस लेके भेड़ बकरी जो भी है लेके बैठे हैं। तो उतरने का इंतजार हिमाचल प्रदेश स्थित पालमपुर के पास अहवल घाटी, यहाँ पर ये लोग भेड़ बकरियों का ऊन उतरवा के बेचते थे। तो ठीक है, स्पीति गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते थे। इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से वे रेवड़ लेकर शिवालिका की पहाड़ियों में जाड़े वाले चारागाहों में चले जाते और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर दोबारा गर्मियों के चारागाह की तरफ रवाना हो जाते। तो भाबर देखिए, भाबर क्या होता है? गढ़वाल कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्सों के आसपास पाए जाने वाले सूखे जंगल को भाबर कहते हैं। और बुग्याल क्या होते हैं? ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? बुग्याल। तो भाबर खादर आपको याद होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, वो बता दीजिएगा आप। नेक्स्ट है, आइए अब जरा पूर्व की तरफ चलें। गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर चारवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ, गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते थे। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चारगाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू कश्मीर से जम्मू से लेकर उत्तर प्रदेश की पहाड़ी में आए थे और बाद में यहीं बस गए थे। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चारवाह समुदाय में दिखाई देता था। यहाँ के भोटिया, शेरपा और किन्नौरा समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। वे सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाहों के बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी तो किसी चारागाह की तरफ चल जाते थे और आवाजाही से चारागाह जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उनमें दोबारा हरियाली या जिंदगी भी लौट आती थी। तो गद्दी भेड़ों के ऊन उतार रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं भेड़ों को ऊन किस तरह से उतारे जा रहे हैं पकड़ के। तो सितंबर तक गद्दी जो जनजाति है ऊंचे मैदानी पे नीचे आने लगते हैं और रास्ते में कुछ समय तक रुककर वो अपनी भेड़ों की ऊन उतरवाते और ऊन काटने से पहले भेड़ों को नहला धुलाकर साफ किया जाता था। अब पठारों और मैदानी रेगिस्तानों में कैसे रहते थे ये देखना है।
तो चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं, अभी पहाड़ों में पढ़ा ना, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में किस तरह से रहते थे वो लोग। अब हम मैदानी इलाकों और पठारों में कैसे रहते हैं वो पढ़ेंगे। वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तान में भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समूह है। धंगर कहाँ का है? वो है महाराष्ट्र का, ठीक है। और 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी कितनी थी? 4,67,000 थी। इनमें ज्यादातर गडरिया चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। धंगर गडरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्धशुष्क इलाका था। यहाँ बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियां होती थी। बाजरे जैसे सूखी फसलों के अलावा यहाँ कुछ नहीं उगता था। मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाकों में जाकर डेरा डाल देते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इन इलाकों में खेती खूब होती थी। कोंकणी किसान भी इस चारागाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे, उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। ठीक है, ये आप चित्र देख सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में चरते राइका समुदाय के ऊंट। ये राइका समुदाय के ऊंट है। यहाँ पाई जाने वाली सूखी और कटीली झाड़ियों के सहारे सिर्फ ऊंट ही जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पर्याप्त भोजन पाने के लिए उन्हें बहुत बड़े इलाकों में चरना पड़ता है। धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची ठूंठों को खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे, जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहां इस तरह के अनाज बहुत कम थे। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ें गीले मानसून हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थर से अटे पड़े थे। इनमें मवेशियां, भेड़ बकरियां और गडरिया का ही बसेरा था। तो नए सबल में रबी तो आप सबको पता होगा, जाड़ों में जो उगती है फसल उनको, और जो मार्च में काटी जाती है। और खरीफ क्या है? सितंबर अक्टूबर में काटने वाली फसल है। और ठूंठ पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़ को कहते हैं ठूंठ। अगर आप गांव से हो तो इसे पता ही होगा। यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरमा और कुरबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे। हाथ के बुने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों, छोटे छोटे खेतों के पास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चारवाहों की बात करें तो इसके विपरीत थे। चारवाहों का एक स्थान दूसरे स्थान पर आना जाना सर्दी गर्मी में तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। सूखे मौसम में तटीय इलाकों की तरफ चल जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने से पहले वो वापस चले जाते थे। और मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में तरह तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे। वे फिर भैंसों को ही रास आ सकते थे। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी होता था। चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का है। बंजारे जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते हैं। बंजारों का नाम सुना होगा ना? ठीक है। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने, जानवर और दूसरी चीजें बेचते थे। वे जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छा चारागाहों की खोज में रहते थे। बहुत सारे मुसाफिरों को ब्यूरेट से में चारावाह समुदायों की जिंदगी की झलक मिलती है। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी की शुरुआत में बुकानन में मैसूर की सबसे यात्रा मतलब मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया और अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा। उनके परिवार जंगलों के किनारे छोटे छोटे गांव में रहते हैं और यहाँ थोड़े से जमीन पर खेती करते और थोड़े बहुत जानवर रखते और पास के कस्बों में जाकर दूध उत्पाद बेचते थे। उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं। एक घर में 7-8 नौजवान आसानी से मिल जाएंगे। इसमें 2-3 लोग जंगल में जानवर चराते हैं, जबकि बाकी अपने खेत संभालते हैं। कस्बों में जलावन की लकड़ी, छप्पर के लिए पुआल आदि पहुंचाते। फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन ए जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू दी कंट्रीज ऑफ मैसूर, कनारा एंड मलाबार में लिखा है ये। अगला पढ़ेंगे हम राजस्थान के रेगिस्तानों में राइका समुदाय। राजस्थान में अभी आपको क्या मिला? कौन सा समुदाय? राइका। राजस्थान राइका समुदाय।
ठीक है? इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था। होता भी तो होता भी तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज पर हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर-दूर से कोई फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते लाइका खेती के साथ-साथ चरवाहे का भी काम करते हैं। बरसात में वो बड़ामेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के राइका अपने गाँव में रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते-आते चारागाह सूखने लगते थे। नतीजन ये लोग चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे। अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। राइकाओं का एक तबका ऊँट पालता था, जबकि कुछ भेड़-बकरियाँ पालते थे। अपने ऊँट के साथ ऊँट पालक देख सकते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि चारावाह समुदायों की ज़िंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच-विचार करके आगे बढ़ती है। ये चित्र आप देखिए। ये चारागाह हैं, सब इधर-उधर घूमते रहते हैं अपना सामान बोरिया बस्ता लेके। पश्चिमी राजस्थान में बलोतरा स्थित ऊँट मेला। ऊँट पालक यहाँ ऊँटों की खरीद-फरोख्त के लिए आते हैं। मेले में मारू राइका ऊँटों के प्रशिक्षण में अपनी महारत का भी प्रदर्शन करते हैं। इस मेले में गुजरात से घोड़े भी लाए जाते हैं। बात ये हमेशा ख़्याल रखना पड़ता है उन्हें तो चारवाहों को हमेशा ये बात ख़्याल रखना पड़ता है कि उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं। उन्हें यहाँ पानी और चारागाह मिल सकता है। उन्हें न केवल इस एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि ये भी देखना होता था कि उन्हें किन इलाकों से गुज़रने की छूट मिल पाएगी और इन इलाकों से नहीं। सफ़र के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गाँव के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि वे उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सकें और उनको उपजाऊ बनाते चलें। अपनी रोज़ी-रोटी के लिए जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाही के सारे काम करने पड़ते थे। आइए अब देखें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में चरवाहों का जीवन किस तरह बदला। ठीक है? पुष्कर का ऊँट मेला ये आप चित्र में देख सकते हैं और ये है मारू राइकाओं की वंशावली बताने वाला समुदाय का इतिहास बताता है कि इस तरह की मौखिक परंपराओं से चरवाहा समुदायों को अपनी पहचान का भाव मिलता। इन परंपराओं से यह पता लगा सकते हैं कि कोई समूह अपने अतीत को किस तरह देखता है। ठीक है? ये चित्र देख सकते हैं, ये चित्र है चारागाहों की तलाश में निकले मालधारी चरवाहे, उनके गाँव कच्छ की रन में स्थित हैं। ठीक है? ठीक है, औपनिवेशिक शासन और चारवाहों का जीवन अब हम पढ़ेंगे। औपनिवेशिक शासन के दौरान चारवाहों की ज़िंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह सिमट गए, इधर-उधर आने-जाने का बंदिश लगने लगा और उनसे जो लागान वसूल किया जाता था, उनमें भी वृद्धि हुई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। आइए देखें सब कैसे और क्या हुआ, क्यों हुआ। पहली बात, अंग्रेज़ सरकार चारागाहों को खेती की ज़मीन में तब्दील कर देना चाहती थी। ज़मीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा ना किस तरह से ब्रिटिश लोग जंगलों को महँगी-महँगी लकड़ियों के लिए उसको मतलब क्या आदिवासियों को वहाँ से भगा देते थे, उसपे एकाधिकार बैठा लिए थे, सब चीज़ें आपने पढ़ी थी। तो ठीक है, इस खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट, पटसन, कपास, गेहूँ और अन्य खेतीहर चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफ़ा हो जाता था, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। अंग्रेज़ अफ़सरों को बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ नहीं आता था। उससे ना तो लगान मिलता था और ना ही उपज। अंग्रेज़ ऐसी ज़मीन को बेकार मानते थे, उसे खेती के लायक बनाना ज़रूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के बहुत सारे हिस्से को क्या खेती में कन्वर्ट कर दिया गया था। ये आपने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई और ज़मीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गाँव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ले ली गई ज़्यादातर ज़मीन चारागाहों की थी और जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चारागाह सिमटने लगे और चारागाहों के लिए समस्याएँ पैदा होने लगी। दूसरी बात क्या थी? 19वीं सदी के मध्य तक आते-आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसी कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया, जहां देवदार, साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चरवाहों के घूमने में पाबंदी लगा दी गई और कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगल में चरवाहों को चरवाही के परंपरागत अधिकार तो दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी बंदिशें लगा दी गई। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई खोपलें नष्ट हो जाती हैं। उनकी राय में चरवाहों के लिए रेवड़ छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपड़ों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। तो इसके पहले वाले चैप्टर में भी आपने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। वन अधिनियम ने चरवाहों
की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत थे। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहां भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी और जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी, कब जाएंगे और कब आएंगे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वो वहां चारा कितना भी हो, घास कितना क्यों ना हो और चारों मतलब घनी हरियाली क्यों ना हो, उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें जुर्माना भी देना पड़ता था। तो ठीक है, आगे क्या हुआ? तीसरी बात क्या थी? जंगल अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे। वे गांव-गांव जाकर अपनी चीजें बेचने वाले कारीगरों और व्यापारियों अपने रेवड़ के लिए हर साल नए-नए चरवाहों की तलाश में रहने लगे वाले, हर मौसम में आसानी से रिहायश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हो। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उनको नियंत्रित करना ज्यादा आसान था, जो एक जगह टिक कर रहती हो। ऐसे लोगों को शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को आपराधिक माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों, चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को आपराधिक समुदायों की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांवों, बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनकी उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम्य पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगी। चौथी बात क्या थी? अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक खरीदे और फरोख्त की चीजों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चारवाहों से चारागाहों में चरने चरने वाले एक-एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य में चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंप दिया जाता था। ठेकेदारी पाने के बाद ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर से ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे। 1880 के दशक तक आते थे, सरकार ने अपने करिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहों को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चारगाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर अपने टैक्स अदा करना पड़ता था। चारवाहे के साथ कितने जानवर हैं, उसने कितना टैक्स चुकाया, इस बात को उसके पास दर्ज करा दिया जाता था। अगली क्या हुआ? इन बदलावों ने चारागाहों की जिंदगियों को किस तरह प्रभावित किया है तो आप समझ ही सकते हैं। इन चीजों की वजह से चारागाहों को गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा चारागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेती में बदला जाने लगा, तो अब हम देखेंगे जब चारागाह खेतों में बदलने लगे तो बच्चे खुचे चारागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। जब इसका नतीजा यह हुआ कि चारागाह सदा जानवर से भरे रहने लगे। अब तक घुमंतु चारवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे, उसके बाद वो किसी इलाके में चले जाते थे। मतलब अब तक तो यही करते थे ना, एक इलाके में चराते थे फिर दूसरे इलाके में चले जाते थे। अब तो उनको एक ही जगह रुकना हुआ, तो वहां पर जो घास है तो वहां पर क्या करेंगे? वो चरवाहा सब खा जाएंगे, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। इस अदला-बदल की वजह से पिछले चारागाह फिर से हरे-भरे हो जाते थे, लेकिन चारागाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों और चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का स्तर गिरने लगा और जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप बहुत सारे जानवरों की सेहत खराब हो गई और बहुत सारे जानवर मरने लगे थे। तो ये चित्र देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो गुज्जर बकरवाल जम्मू साइड में है, गद्दी हिमाचल साइड में, यहाँ भोटिया गुज्जर इधर आप उत्तराखंड वगैरह साइड में देखेंगे। और ये देखेंगे बंजारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश और ये जो आपका राजस्थान वगैरह का एरिया है। बंजारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी देखेंगे, मरुस्थल में, रायका राजस्थान और गुजरात साइड देखेंगे। धंगर यहाँ पर है, ये महाराष्ट्र है। और कुरमा यहाँ पर दक्षिण साइड में देखेंगे आप। और मोनपा यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। इस तरह से आप इनको देखेंगे स्थिति, ठीक है। और इन चरवाहों के इन बदलावों का सामना कैसे किया इन्होंने?
तो चारवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चारवाहों ने अपने जानवरों की संख्या कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े-बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। अब पुराने चारागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया था। कुछ चारवाहों ने नए-नए चारागाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊँट भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद ना तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और ना ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे और जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते हैं। इसी समय खेतों को खाद की भी जरूरत पड़ती थी और जानवरों के मलमूत्र से वो खाद भी उनको मिल जाता था। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चारवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बस गए और कुछ लोग जो है चारवाहे एक स्थान दूसरे स्थान पे जाने ही लगे। जिन चारवाहों के पास पैसा नहीं था वे सूदखोरों से ब्याज लेकर कर्ज कर्ज लेने लगे और कर्ज लेने के बाद धीरे धीरे क्या हो गए वो मजदूर बन गए। और इसके बावजूद क्या हुआ चारवाहे न केवल आज भी जिंदा हैं बल्कि हाल के दशकों में उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई। मतलब ऐसा नहीं कि चारवाहे आज भी हैं, अगर आप गांव में हो तो वहां पर देखा होगा जब भी किसी इलाके के चारागाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती तो अपनी दिशा बदल लेते और रेवड़ छोटा कर लेते और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते। बहुत सारे परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों में पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चारवाही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। बहरहाल चारवाहों का इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे के दुनिया के बहुत सारे इलाकों में उनके साथ बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो अफ्रीका में चारवाहों का जीवन तो अदर देशों के बारे में पढ़ेंगे उनमें कैसे था चारवाहों का जीवन तो हम पढ़ेंगे। तो अभी अपने इंडिया के बारे में पढ़ा, अब अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। तो अफ्रीका की लगभग आधी आबादी चारवाहों की है। लगभग 225 करोड़ जनता वहाँ के चारावाह है। तो उसमें चारावाह में कौन कौन से नाम है बेदोइन्स बेरबर्स मसाई सोमाली मोरान और तुर्कान। ये याद कर लीजिए, जाति पूछता है जियोग्राफी के यहाँ दिया हो तो उससे क्या है, लेकिन यह नाम याद कर लीजिए। और इनमें से ज्यादातर अब शुष्क घास के मैदान या सूखे रेगिस्तान में बदल रहते हैं जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चारवाहे क्या है गाय बैल ऊंट बकरी भेड़ व गधे पालते हैं। दूध मांस और पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। और कुछ चारवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चारवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चारवाही से होने वाली मामूली आय से गुजारा नहीं हो पाता तो वो धंधा भी काम धंधे अलग भी करते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीका चारवाहे की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए। आखिर क्या थे ये बदलाव। तो जिस तरह से ब्रिटिश आए और यहाँ पर चेंजेस हुए चारवाहों के जीवन में, क्या अफ्रीका में भी हुआ था और अगर हुआ था तो कैसे हुआ था ये जानेंगे। ये आप चित्र अच्छे से देखिए। ये मसाई लैंड जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ी दिखाई दे रही है। ये आपको बड़ा सी पहाड़ी दिखाई दे रही है। अफ्रीका की तंजानिया का है किलिमंजारो पहाड़ी। बदलती परिस्थितियों के कारण मसाई मक्का चावल आलू गोभी जैसे अन्य खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते जा रहे हैं और उनके इलाके में पैदा नहीं होते। परंपरागत रूप से वे इन चीजों को पसंद नहीं करते थे। मसाई मानते हैं कि फसल उगाने के लिए जमीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। यदि आप जमीन पर खेती करने लगते हैं तो वह चारवाही के लायक नहीं रहती है। तो ये चित्र देखिए, ये अफ्रीका का है। तो यहाँ बर्बेर्स यहाँ पर पाए गए हैं। बर्बेस बेदुइन बेजा कबाबिस और नांकिल्स और सोमाली यहाँ पर है। ताउरेगा बोदा बेफुलवानी और मुर्स। सब अच्छे से देख लीजिए चित्र। हेरेरा तस्वाना जूलू नामा। तो बाकी अपस्थान तो जानते ही होंगे। इथोपिया सूडान तुर्कान उगांडा जायरे विक्टोरिया झील तंजानिया अफ्रीका के चारवाह समुदाय हैं। इन परिवर्तनों को हम चारवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मसाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी थे। मसाई कहाँ के निवासी थे, पूर्वी अफ्रीका के। याद कर लीजिए ये सब कहाँ कौन सी जनजाति चरवाहे थे। और इनमें 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और लगभग 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। अभी भी हम देखेंगे कि नए कानूनों बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी जमीन उनसे छीन ली बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदी थोप दी। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी गहरे तौर पर बदल गई। इसके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए। तो चारागाहों का क्या हुआ। तो मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उनके चारागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे थे। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था।
19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मरकाट शुरू कर दिया और बहुत सारे इलाकों को छोटे-छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने-अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर भागों में बांट दिया गया। इसके बाद सालों सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मसाइयों को दक्षिणी कीनिया और तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन में पहले मसाइयों के पास जितनी जमीन थी उसका 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाके में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना हरे भरे चारागाह थे। 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चारागाह खेतों में तब्दील होने लगे। अंग्रेजों के आने से पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ने लगे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते-आते समीकरण बिल्कुल उलट चुका था। बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया में मसाई मारा व संबूरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना जाना मना था। इन इलाकों में ना तो शिकार कर सकते थे और ना जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब मसाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का लगभग 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चारागाह पर कब्जा करके बनाया गया था। ये आप चित्र देखिए, घास के बिना पशु कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि चरवाहों के परिवार और बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगता है। सूखे और भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त इलाका अम्बोसेली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है, जिसकी पर्यटन से होने वाली आय पिछले साल लगभग 24 करोड़ कीनियन शिलिंग थी। किलिमंजारो जल परियोजना भी इसी इलाके से होकर जाती है, लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय न तो पीने के लिए और न सिंचाई के लिए इस परियोजना के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मसाई जनजाति है। ये चित्र देखिए, ये मसाई नाम शब्द से निकला है। मासाई का मतलब होता है मेरे लोग। पारंपरिक रूप से मसाई घुमंतू और चारवाह समुदाय के लोग होते हैं। अपनी आजीविका के लिए दूध मांस पर आश्रित है। उच्च तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ शुष्क धूल और बेहद गर्म हालात रहते हैं। इस अर्धशुष्क विषुववृत्तीय इलाके में सूखे के हालात सामान्य हैं। ऐसे समय बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अफ्रीका की जगह ये स्रोत दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे मसाइयों को धकेल दिया गया था। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा। चारे की हमेशा कमी रहने लगी। मवेशियों का पेट भरना एक अस्थायी समस्या बन गया। सरहदें बंद हो गईं। 19वीं सदी में चरवाहे चारागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले गए और एक जगह के चारागाह सूख जाते थे, मतलब जगह के चारागाह सूख जाते थे तो वो अपने रेवड़ लेकर किसी और जगह चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों में औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगी। मसाइयों की तरह अन्य चारागाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के आर पार नहीं जा सकते थे। वे विशेष परमिट के लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था। उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सजा भी दी जाती थी। चारवाहों को गोरों के इलाकों में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। और क्या हुआ, ठीक है, ठीक है, नहीं कर पाते अगर कोई नियम का, ठीक है, ठीक है। उनकी नजर में चारवाह को गोरों के इलाके में बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। उनकी नजर में वे ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था, लेकिन इन स्थानीय लोगों से भी किसी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था। आखिर खानों में माल निकालने, सड़कें बनाने और शहर बसाने के लिए गोरों को इन कालों के श्रम का भी भरोसा था। तो चारवाहों को गोरों के इलाके में पड़ने वाली वजह, तो यहाँ पर क्या उन लोग का इस्तेमाल जो चारागाहों का था वो लोग गोरों लोग करते थे।
केवल काम के लिए, काम निकलवाने के लिए। नई सरहदों ने चारवाहों की जिंदगी रातों-रात बदल डाली। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में वे प्रताड़ित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाके में खुद को कैद-सा महसूस करने लगे। इससे उनकी चरवाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियां बहुत बुरा असर पड़ रहा था। अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे, बल्कि तरह-तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह-तरह के अंकुश ज़रूर लग गए थे। तो जब चारागाह सूख जाते तब क्या होता था? तो सूखा दुनिया दुनिया भर के चरवाहों की ज़िंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती, चारागाह सूख जाते, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे-भरे इलाके में ना ले जाया जाए, तो उनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाता था। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते थे। वे यहाँ से वहाँ जाते ही रहते थे। इसी घुमंतूपन की वजह से वे बुरे वक़्त का सामना कर पाते थे, संकट से वे बच निकलते थे। औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था। इसके लिए कि ये इलाका आरक्षित कर दिया गया था। चारागाहों की खोज से यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई। उन्हें बेहतरीन चारागाहों के महरूम कर दिया गया। एक ऐसी शुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया, जहाँ सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी। क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे, जहाँ उन्हें चारागाह मिल सकते थे। इसलिए सूखे के सालों में मसाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मर जाते थे। 1930 की एक जाँच से पता चलता है कि कीनिया में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी और 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे। 1933 और 34 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से ज़्यादा जानवर मर चुके थे। जैसे-जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते गए। बार-बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती रही। और सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। तो औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी आए बदलावों से सारे चरवाहे एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। पहला था वरिष्ठ जन का, दूसरा एल्डर्स जिसे बोलते हैं, और योद्धा वॉरियर्स था। वरिष्ठ जन शासन करते थे, समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करते थे, अहम फैसले लेने के लिए वह समय-समय पर सभा करते थे। योद्धाओं में ज्यादातर नौजवान होते थे, जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने, कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीले के मवेशी छीन कर लाते थे। जहाँ जानवर की संपत्ति हो पर वहाँ हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग-अलग चारागाह समुदाय की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था, जब वे दूसरे समुदाय के मवेशियों को और छीन कर युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। फिर भी वो वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। तो ये देखेंगे, चित्र आप देख सकते हो। ये योद्धा गहरे लाल रंग की सुखा और चमकदार मोतियों के आभूषण पहनते थे तथा स्टील की नोक वाला 5 फुट लंबा भाला रखते थे। बारीकी से संवारे गए उनके बाल गेरू से रंगे होते थे। उगते सूरज को सम्मान देने के लिए वो पूर्व की ओर मुँह करके खड़े होते थे। योद्धा अपने समुदाय की रक्षा करते और लड़के पशुओं को चराते। सूखे के मौसम में योद्धा और लड़के दोनों ही पशु चराते थे। तो ये आज भी योद्धा बनने के लिए युवकों को व्यापक अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता है। हालाँकि अब यह प्रथा पहले जैसी प्रचलित नहीं है। इसके लिए युवाओं को लगभग 4 माह तक अपने कबीले के इलाके का दौरा करना पड़ता है। इस यात्रा के अंत में वे छापामारी की तरह दौड़कर अपने आहतों में घुस सकते हैं और इस समारोह के मौकों पर युवक ढीले कपड़े पहनते हैं, पूरे दिन नाचते रहते हैं। इस अनुष्ठान के साथ ही वे जीवन के एक नए चरण में पहुँच जाते हैं। लड़कियों को इस तरह के अनुष्ठानों से नहीं गुजरना पड़ता है, केवल लड़कों के लिए ही होता था। मसाइयों के मामलों को देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई नए फैसले लिए। इनमें से आने वाले सालों में गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाई समूहों को मुखिया तय करने और अपने-अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई। जैसे-जैसे समय बीतता गया, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। इसके बाद नियमित आमदनी की जिससे वे जानवरों, साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देने लगे। इसमें से ज्यादातर बाद में शहर में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चारवाही और गैर चारवाही दोनों तरह का
आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाए तो वो जानवर खरीद सकते थे। जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर करते थे, उनकी हालत अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। युद्ध काल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था तो कोई कुछ और करता था। उन जिनकी तकदीर अच्छी रहती थी, उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्य में काम मिल जाता था। इस तरह मसाई समाज में दो स्तरों पर बदलाव आए। पहला वरिष्ठजनों पर, दूसरा योद्धाओं के बीच। उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ना हुआ हो, पर बुरी तरह अस्त-व्यस्त जरूर हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हो गया। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग-अलग चारवाहा समुदायों पर अलग-अलग तरह के असर पड़े। ओ और क्या हुआ, कानून सीमाओं और उनकी आवाजाही का ढर्रा बदला। जैसे-जैसे चारागाह खत्म होते गए, जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता गया। वो जो चारागाह बचे थे, अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे के समय उनकी समस्याएं सब पहले से ही ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगे। अब उनके आने-जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई, इसलिए वे नए चारागाह की तलाश भी नहीं कर पाते थे। फिर भी चारवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते थे। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते थे, जानवरों की संख्या कम कर लेते थे और इन इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन-देन करते हैं। और राहत और रियायत व मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते हैं। वे उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी करते हैं, जहाँ वे उन खदेड़ने की कोशिश की जाती है। जंगलों के रखरखाव प्रबंधन में अपना हिस्सा मांगते हैं। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं हैं, वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज भी आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणीय और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफ़ी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतु चरवाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो जयपुर राजमार्ग पर रायका गडेरिये को देख सकते हैं आप। ये क्रियाकलाप है और ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है, जिसको आपको लिखना है। प्रतिभूमि नियमावली, वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम, चराई सब क्या है? स्पष्ट कीजिए। घुमंतु समुदायों को बार-बार एक जगह से दूसरे जगह पर क्यों जाना पड़ता है? सारे क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपका क्वेश्चन आंसर करवा दें, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आप इसका आंसर नोट्स चाहते हो। ठीक है? हम करवा देंगे इसको। लेकिन अब आपको वीडियो कैसा लगा, इसका कमेंट बॉक्स में आप बताइए हमको कैसा लगा। और दूसरा, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा आप। ओके, आपका दिन शुभ हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।